आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। हम हमेशा आपके सामने ऐसी स्टोरीज़ लेकर आते हैं कि जिसमें किसी शख्स की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया होता है किसी दूसरे शख्स ने। वो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो कोई और शख्स भी हो सकता है, और वो मुतासरा शख्स इंसाफ की अपील कर रहा होता है मुख्तलिफ इदारों से। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें जो दूसरा फ़रीक है वो ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान है या उसके इदारे हैं। एक शख्स पिछले 35 साल से अपने हक़ के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहा है मुसलसल, और किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, किसी अपने रिश्तेदार या बहन भाई या काबिज शख्स के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, बल्कि जिद्दोजहद कर रहा है ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। क्योंकि इस शख्स का जो हक़ है वो ख़ुद हुकूमत ने इसे देना है, जो 35 साल से नहीं मिल रहा। अब कहानी कुछ यूँ है कि मोहम्मद इरशाद साहब हैं ये, जो कि बरतानिया में मुकीम हैं अरसा 35 साल से। इन्होंने 1977 में, फिर सुनिए, 1977 में इनकी अहलियाँ हैं नुसरत सुल्ताना वफ़ात पा गईं। अब इन ख़ातून ने ये एक कमर्शियल प्लॉट ख़रीदा, और उनका कमर्शियल प्लॉट जो है वो एक कॉलेज की ज़मीन के साथ चूँकि वाक़ था, तो हुकूमत को उस कॉलेज की तोसी का ख़्याल आया। उन्होंने इस प्लॉट को अपने अहाते में शामिल कर लिया और इन लोगों से कहा कि हम आपको कंपनसेट कर देंगे। ये 1977 की बात है। यहाँ से लेकर वो 1990 तक CDA के चक्कर काटते रहे, लेकिन इनको कंपनसेट नहीं किया गया। बिलाखिर 1990 में इन्होंने वफाकी मोहतसब का रुख किया, तो वहाँ इन्हें बताया गया कि आपको आपकी प्रॉपर्टी की जगह पर झंग में 12.5 एकड़ ज़मीन जो है वो अलॉट कर दी गई है। अब ये 1990 की बात है, और 1990 से लेकर आज तक 2018 तक वो जो ज़मीन जो वफाकी मोहतसब के ख़याल में इनको अलॉट की गई है झंग में, आज तक वो इनके हवाले नहीं की गई, उसका कब्ज़ा इन्हें नहीं दिया गया, वो ज़मीन गोया इन्हें दी ही नहीं गई। इनकी अहलिया 2002 में इंतकाल कर गई। उसके बाद ये ख़ुद जद्दोजहद कर रहे हैं, और इनकी उम्र अब 76 साल है इरशाद साहब की, और 76 साल की उम्र में ये इंसाफ मांग रहे हैं। एक जो अहलिया थी इनकी वो तो गुजर गई, और ये बेचारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आकर आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। मेरे साथ राजा काशिफ साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से, जिन्होंने स्टोरी पर काम किया और CDA के का मौक़िफ़ लेने के लिए भी गए। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने क्या खोज लगाई है इस स्टोरी के लिए, और मोहम्मद इरशाद साहब जो ख़ुद मुतासरा शख्स है लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो काशिफ साहब आप बताइए कि आपने कोशिश की, CDA के हुकाम के पास गए कि ये 35 साल हो गए, आखिर एक शख्स की ज़मीन हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया, उस पर कब्ज़ा ग्रुप की तरह, और इनको कंपनसेट नहीं किया गया, तो मौक़िफ़ क्या देती है हुकूमत या उसके इदारे? जी अस्सलाम वालेकुम। CDA का इस हवाले से तो मौक़िफ़ क्लियर है। वो कहते हैं जी सेक्शन 4 के तहत, इस्लामाबाद कैपिटल है, सेक्शन 4 के तहत इसके जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं उन्हें हम एक्वायर करते हैं। रियासत उसको एक्वायर करती है DC से, उससे कहा जाता है वो सेक्शन 4 लगाते हैं, उसके बाद वो एक्वायर करते हैं। उसकी कंपनसेशन में वो अगर उस पर मकान तामीर किया गया हो तो उसके पैसे दिए जाते हैं, और मकान के अलावा जो ज़मीन उस मकान के नीचे आती है उसके बदले में ज़मीन दी जाती है। अच्छा, मुख्तलिफ़ अदवार में CDA इसको जो इस्लामाबाद का तरक्याती अदारा है, मुख्तलिफ़ अदवार में इनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहीं। अब हर अदवार में पॉलिसी चेंज, कभी इन्होंने 4 कनाल के बदले 1 कनाल, कभी 4 कनाल के बदले एक छोटा प्लॉट, और कभी बिल्टअप प्रॉपर्टी जो मकान बना होता है उसके बदले मुख्तलिफ स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे देते रहे। लेकिन जो ये इरशाद साहब का ये ख़ातून जो इनकी मिसेस जो फोत हो गई नुसरत सुल्ताना, उनके हवाले से स्पेशली ये जो मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया है वो ये है कि
1977 में जब इन्होंने प्लॉट खरीदा, ये रेजिडेंशियल प्लॉट था 4 कनाल 14 मरले का, और यहाँ पे एक कॉलेज, सरकारी कॉलेज की तोसी की गई, वो सेक्शन 4 के तहत उसको एक्वायर्ड कर लिया गया, जगह को बनाया गया। मुझे इनके केस में ये लगा कि इन्होंने प्रॉपर अपने केस को आज तक फॉलो किया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि इनको ये इस चीज़ का पता ही नहीं कि इनको वफाकी महोत्सव की तरफ से 1990 में कहा गया था कि आपको ये 12.5 एकड़ रकबा जो है जंग में अलॉट किया जाएगा सीडीए की तरफ से। अलॉटमेंट कोई भी नहीं देगी, उसको सीडीए की लैंग्वेज में परमिट कहा जाता है। ठीक है। वो भी सरकार की अराजी में से, रियासत की अराजी में से जगह दी जाती है। 1990 के बाद सीडीए की एक पॉलिसी आई 1996 की, उसे अलॉटमेंट पॉलिसी कहते हैं। उस पॉलिसी के तहत आज सिनेरियो कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इरशाद साहब की जो फाइल्स मैंने देखी हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सीडीए में जो इन्होंने भेजे वो देखे हैं, उसमें इन्होंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया। ना इनका कोई नुमाइंदा इधर रहा है जिसने इसे फॉलो किया, क्योंकि इसे फॉलो किया गया होता तो इतना लिंगर ऑन केसेस हैं सीडीए में, हैं आज भी, लेकिन वो बहुत बड़ी जायदाद के हैं, बहुत बड़े रकबों के हैं, वो चल रहे हैं, कोर्ट केसेस हैं। और दूसरी बात, अगर इन्हें अलॉटमेंट की गई तो इन्होंने वफाकी मौसम के फैसले की अमल दरामद पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ये नहीं गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते तो तब भी इनका ये मामला हल हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस केस में पाकिस्तान में किसी ने इनकी नुमाइंदगी नहीं की, इसको प्रॉपर परसू नहीं किया, शायद इस वजह से। इसके बारे में वो बेहतर बताएंगे कि पाकिस्तान में उनका नुमाइंदा कौन था जो इसको परसू करा, क्योंकि सीडीए तो आज भी स्टैंड करता है, वो कहते हैं हमें प्रॉपर ये एप्लीकेशन दें, हम 1996 की पॉलिसी के तहत इनका मसला हल करने के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं अब इरशाद साहब, ये आप क्या वाकई आपने इसको प्रॉपर्ली परसू नहीं कर सके इस वजह से कि आप वहाँ पर बरतानिया में थे, बार बार यहाँ चक्कर नहीं काट सकते थे? क्या आप कोई अपना नुमाइंदा भी यहाँ मुकर्रर नहीं कर सके, प्रॉपर्ली आपने परसू नहीं किया? क्योंकि सीडीए के तो शायद काशिफ साहब कह रहे हैं कि वो राजी है इस मसले को हल करने के लिए। देखें जी, मैं जब भी पाकिस्तान गया, पेशावर से हर रोज आता रहा इनके पास। कभी आप चेयरमैन से मिला, 2 चेयरमैन से मिला, सीडीए के डायरेक्टर से मिला, डिप्टी डायरेक्टर से मिला, तहसीलदारों से मिला, आते जाते, यानी मैं कई दफा सीडीए के दफ्तरों के चक्कर, जब भी गया पाकिस्तान, मैंने हफ्ता हफ्ता इनके दफ्तरों के चक्कर लगाए। और हमेशा ये कहा गया इस वक्त अब हमारे पास पैसे नहीं है, आपको पहले मुआवजा दिया जाएगा, फिर आपको जमीन दी जाएगी। जब आप जाएं तो कहते हैं इस वक्त पैसे नहीं है, अलॉट हुए हमें। दोबारा जाए तो कहते हैं जमीन पे किसी का वो कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। तो मैं फिर चीफ जस्टिस को लिखा। नहीं, लेकिन वो जो वफाकी महोत्सव का फैसला आपके हक में था, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया सीडीए ने? उसका क्या जवाब दिया उन्होंने? यानी 1900 ये दूसरी पॉलिसी तो 1996 में आई ना, 1990 और 1996 के दौरान क्या होता रहा? वो मैं जब उनके दफ्तर गया तो वो ये बताते हैं कि पहले आपको कुछ रकम मिलेगी जमीन की, और रकम जब आपको कैश रकम मिल जाएगी उसके बाद आपको रकबा अलॉट होगा। तो मैं रकम के बारे में भी कोशिश करता, ना मुझे आज तक रकम मिली ना रकबा अलॉट को। पहले कहते थे रकम मिलेगी, फिर उन्होंने कहा पटवारी से पता करें। मैं तहसीलदार पटवारी के दफ्तरों में गया तो उन्होंने कहा जी इन जमीनों पे केस लगा हुआ है, कोर्ट में केस है आपकी जमीनों पे जो मौजूदा 4 कनाल 15 मरले। तो जब इसका फैसला आएगा, यानी हर सीडीए एक चेयरमैन, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एक अजीब अलग जबान बोलता रहा। तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे फॉलो करूं। पेशावर से आता, मैं इंग्लैंड से गया डायरेक्ट, मैं इन्होंने चीफ जस्टिस ने मुझे लिखा कि अपने पेपर ठीक कराओ कमिश्नर। तो मैं दूसरे दिन यहाँ से फ्लाई किया, जाके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर गया, सारे पेपर ठीक कराए, फिर जमा कराए चीफ जस्टिस के दफ्तर में भी और सीडीए के दफ्तर में। 4 साल हो गए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह मैं फॉलो करूं, मुझे तो और कोई तरीका समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ हर एम्बेसडर से मैंने राब्ता किया, उनको खत भेजा, उन्होंने मेरा केस आगे भेजा, सीडीए के चेयरमैन आगे खामोश। सही है। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आके इन पहलुओं पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आप काशिफ साहब, ये इन्होंने तो अपनी बिप्ता सुनाई कि इन्होंने कहाँ कहाँ एफर्ट्स की, गलती आपके ख्याल में इन्होंने कहाँ पर की है फिर? जी, इनके बुनियादी तौर पे मैंने आपको फिर कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया। ये स्पेशल पावर और टारनी किसी को दे देते कि मेरा ये केस है, आप इसको लुक आफ्टर करें, मेरी फ़ाइल की मूवमेंट को चेक करें।
देखिए हमारे पाकिस्तान के अदारों का हालत आप बेहतर जानते हैं। 1960 में इस्लामाबाद बना, लोग यहाँ पे गांव थे, छोटे छोटे लोगों की ज़मीनें एक्वायर हुई, उसके बाद लोगों को कंपलसेट किया गया, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ पॉलिसियाँ आई। जैसे जैसे इस्लामाबाद डेवलप होता गया वैसे वैसे सेक्टर बनते गए, जगह कम होती गई लोगों की, उस तरह से लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया, मुतासरीन को ना उनको कंपलसेट किया गया। जिसका ज़ोर बाजू था उसने किया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने रिश्वत दी, किसी ने सिफारिश करवाई और किसी ने अपने ज़ोर बाजू पे करवा लिया। लेकिन जो इरशाद साहब की तरह लोग थे वो बेचारे इसी आस पे रहे कि शायद ये हमें कंपलसेट करें लीगल तरीके से, क्योंकि वो लोग, उनको इधर के हालात का पता नहीं था कि यहाँ पे लीगल तरीके से कंपलसेट करने में शायद 2 नस्लें निकल जाती हैं, 3 नस्लें निकल जाती हैं। इनको जब उधर से, अच्छा मैं आपको बताऊं, जब इन्हें झंग की अलॉटमेंट का कहा गया कि 12.5 एकड़, अब झंग की अलॉटमेंट का सीडीए इतना बड़ा फ्रॉड करता है कि वो झंग में आपको ऐसी जगह पे ज़मीन दे दी जाएगी जो कि शायद झंग के दरिया चनाब के जाके सेंटर में निकले, जहाँ पे रेत हो। लिखा इनको लिखा ये कि वफाकी मौसम की तरफ से कि आपको ज़रूरी रकबा दिया जाएगा, लेकिन मौके पे वहाँ पे आज तक जिसको भी दिया गया, 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है जिनको यूँ मिला है, वो कहते हैं वहाँ पे रेत है, हवा तेज़ चले तो रास्ता ही गुम हो जाता है कि हमने जाना किधर से है, ज़रूरी रकबा नहीं दिया जाता। उससे बेहतर कंपलसेशन यही थी कि ना यहीं पे इस्लामाबाद में इस 4 कनाल 14 मरले के बदले प्लॉट में दे दिया जाता। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शाह साहब, कह लें, फिर मैं वकार मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनसे भी राय मालूम करते हैं, लेकिन आप पहले अपना मौक़िफ़ दे दें, आप क्या कह रहे हैं। देखिए भाई, आज 41 साल हो गए, 41 ईयर, 41 साल हो गए, और मैं एक दफा नहीं 50 दफा जा चुका हूँ इनके दफ्तरों में, चेयरमैनों से मिला, यानी मैं हर एक से मिला। और फिर इंसान की हिम्मत है, आखिरी दफा 1916 में गए, अपने बेटे को लेके गया कि मैं 76 ईयर ओल्ड हूँ। तो जब वहां हम दफ्तरों में पहुंचे तो वहां तो कोई दफ्तर में था ही नहीं। तो मेरे बेटे ने कहा, अब्बा क्यों आप इस मुल्क में ख्वार हो रहे हैं, अपने मुल्क चले जाए। तो मुझे उस वक्त रोना आ गया कि अपने मुल्क यानी इंग्लैंड चले जाए, कि मेरा बेटा मुझे कह रहा अपने मुल्क चले जाए, अब्बा क्या हो या आप ख्वार हो रहे हैं। तो हालात ये 41 साल हो गए, आखिर कोई नेचुरल जस्टिस भी तो होता है, कोई तो होगा जो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। बिल्कुल ठीक है। वैसे उसूलन तो होना ये चाहिए था। काशिफ साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने अपने आप परसू नहीं किया या कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया, होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन इनकी ज़मीन को एक्वायर किया गया था उस दिन इदारा इनको कंपनसेट कर देता और इनको इतने चक्कर काटने ही ना पड़ते। उसूलन तो ये होना चाहिए था ना। अब हम इनसे शिकवा करें कि जी आपने चक्कर कम काटे हैं, आपने 100 चक्कर काटे हैं, आपको 200 काटने चाहिए थे, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन असल में तो ये इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। आपकी ज़मीन लिए जो कानून के मुताबिक कंपनसेशन बनती है वो हो जानी चाहिए थी। अब मैं इस पर वकार मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, ये मामला मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। ये इरशाद साहब जो हैं, इन्होंने 1977 में एक प्लॉट लिया था 4 कनाल का, जो कि 1983 में सीडीए ने उसको एक्वायर कर लिया क्योंकि उनको कॉलेज की तौसीक के लिए जगह चाहिए थी। और उसके बाद आज तक इनको मुतबादल जगह नहीं मिली। इनके 1990 में वफाकी मोहतसब ने इनके लिए जंग में ऐलान किया या इनके हक़ में फ़ैसला दिया कि जंग में 12.5 एकड़ ज़रई राज़ी जो है इनको दी जाएगी। आज तक इनको मिल नहीं सकी। क्या हुआ? इन्होंने गलत किया, इदारे गलत कर रहे हैं, इदारे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, निज़ाम का मसला है? आपके ख्याल में ये केस में कहाँ सुकून रह गया कि आज तक 76 साल की उम्र में भी इरशाद साहब अपना प्लॉट ढूंढ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तो डिटेल मैंने आपसे सुनी है, ये थोड़ी सी गुफ्तगू शाह साहब की सुनी है। बुनियादी तौर पर इस मामले में कानून ये है कि एक्विजिशन एक्ट के तहत सेक्शन 4 अप्लाई हो जाता है, जहां पर कोई जरूरत हो। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जहाँ पे कोई जैसे हमारे यहाँ ऑरेंज ट्रेन बनी है, लोग रोते रह गए, लेकिन हुकूमत ने एक्वायर कर ली, हुकूमत को चाहिए थी वो जगह। बिल्कुल, पब्लिक पर्पस के लिए जो भी जगह दस्तयाब हो, जो भी किसी प्राइवेट पर्सन के भी पास हो, तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि उस जगह को एक्वायर कर सकती है। लेकिन उसका एक ड्यू प्रोसेस है। वो ड्यू प्रोसेस ये है कि वहाँ पर जो लीगल ओनर्स हैं उनको मौके पर पहले उनको नोटिस दिया जाता है, उनको टाइम दिया जाता है कि उस जगह को खाली कर दें, या ये वजह है गवर्नमेंट ये जगह एक्वायर करना चाहती है पब्लिक पर्पस के लिए, और सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। और साथ ही उनको उस वक्त का जो रेट होता है, डीसी रेट, उसके मुताबिक या मार्केट रेट के मुताबिक उनको पेमेंट कर दी जाती है। अब यहाँ पर हुआ ये होगा कि दूसरी एक सूरत ये होती है कि गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट को मुतबादिल जगह फराहम करती है।
और उसमें भी दूसरी पार्टी का इस पर एग्री करना जरूरी है। लेकिन इस सारे मामले में मेरे ख्याल में ये है कि गवर्नमेंट ने जगह तो एक्वायर कर ली, लेकिन ना तो इनको उसकी प्राइस दी गई और ना मुतबादिल जगह फराम की गई, जो कि बुनियादी तौर पर हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फॉल्ट है। और ये सुन के कि पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से ये केस लड़ रहे हैं और अभी तक भी इसका कोई हल नहीं हुआ, तो ये वो मामला है जिसके अंदर अभी समंदर पार पाकिस्तानी है, चूंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को लिख सकते हैं क्योंकि ये इदारा जाती मामला है। और साथ अगर इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई पहले नहीं की तो ये सिविल दावा कर सकते हैं कि हमें मुतबादिल जगह फराम की जाए या उसकी कंपनसेशन की दी जाए हमें आज के रेट के मुताबिक, और साथ हमें इस दौरान जब हमें कंपनसेशन नहीं दी गई उसकी हमें मार्कअप भी पे किया जाए। तो ये दो तरीके हैं, या तो इदारा जाती तौर पर उसको परसू किया जाए और या फिर अदालती दरवाजा खटखटाकर जिस भी इदारे ने एक्वायर किया उसके खिलाफ सिविल अदालत से रुजू किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप मुझे, आपने सर एक तो ये कह रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखे और अपनी फ़ाइल वहाँ पर जमा कराई, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। क्या आपने कोई केस भी दायर किया था सर? कोई दरख्वास्त भी आपने दी थी बाकायदा तौर पर अदालत में, किसी अदालत के अंदर आपका केस मौजूद है इरशाद सर? मेरा तो नहीं, ये पहले चीफ जस्टिस के दौर में ये 2013 में मैंने चीफ जस्टिस को लिखा, तो उन्होंने सीडीए को लिखा, तो सीडीए ने लिखा इसकी कागज ठीक नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते हैं। तो चीफ जस्टिस से मुझे आपने म्यूटेशन वगैरह ठीक कराओ, डिप्टी कमिश्नर से लिंक करो इस्लामाबाद में, तो मैं इस्लामाबाद गया तो मैंने वहां से म्यूटेशन ठीक करा के फिर सीडीए के दफ्तर चीफ जस्टिस के वो इसमें भी जमा करा दिया, लेकिन 4 साल वो भी गुजर गए। तो अब रोज दौड़ के अब मेरी 7 ईयर ओल्ड होने वाला हूँ, तो आदमी थक जाता है और इतने अखराजात भी बहुत होते हैं इन चीजों पे, तो फिर गिव अप ही कर गया। तो आपका वो चैनल 92 पे देखा मैंने, तो मैंने कहा यहाँ आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। नहीं खैर, गिव अप तो आपको नहीं करना चाहिए, आप बड़े बाहिम्मत आदमी हैं 76 साल की उम्र में भी आप, लेकिन गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें वकार साहब, ये कानूनी रास्ते आप कह रहे हैं 2 रास्ते हो सकते थे, या तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते या फिर इदारा जाती रास्ता अख्तियार करते। तो अगर अदालत के रास्ते जाएंगे तो कौन सा रूट क्या बनता है, कि किस तरह से एक पहला इनका स्टेप मरहला क्या है, कहाँ पर जाएँ अपने केस को लेकर, और क्या वफाकी मोहतसब के हुक्म पर अमल दरामद ना होने को भी बुनियाद बनाया जा सकता है कि देखें जनाब ये एक इदारे का हुक्म है, उस पर सीडीए ने अमल नहीं किया? जी बिल्कुल, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये वफाकी मोहतसब के पास गए थे, होता ये है कि वफाकी मोहतसब का जो फैसला होता है उसके खिलाफ अपील होती है सदर मुमलिकत के पास। तो अगर वफाकी मोहतसब ने कोई ऑर्डर किए हैं और उस पर किसी इदारे ने अमल नहीं किया है, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उन्हीं के पास, वफाकी मोहतसब के पास जाया जा सकता है कि वो इदारे को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इदारे को पाबंद करें कि वो उनके ऑर्डर्स को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही जो है अपना चीफ जस्टिस साहब के पास इनकी एप्लीकेशन, वो भी ठीक है, वो भी ऑर्डर हुए, उसको भी उन्होंने परसू किया। लेकिन इन सारे मामलात में मैं आपको ये बताऊं, इसमें जो सही गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर ये पहले दिन से ही असल रास्ता जो किसी भी सिविल मैटर का होता है वो सिविल दावा दायर करना। अब हमारे यहाँ रीत ये है कि हमारे वकला भी और खास तौर पर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सिविल दावों से समझते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन मेरी ये इल्तिजा है कि जब एक सिविल दावा किया जाता है और उसमें एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो फिर मामले को अगर प्रॉपर परसू किया जाए तो वो वंस फॉर ऑल उस सारे मामले का हल निकल आता है। अब चीफ जस्टिस के पास दरखास्त देना वो एक अगर कोई मतलब एक वक्त के लिए तो रेमेडी हो सकती है कि अगर चीफ जस्टिस को दरखास्त दी, उन्होंने उस पर कोई ऑर्डर अप्रोप्रिएट कर दिया, लेकिन वो एक किस्म का नेमुल बदल नहीं है आपकी सिविल लिटिगेशन का जो आप थ्रू प्रॉपर प्रोसेस करते हैं। और इसी तरह बात है वफाकी मोहतसिब की, उनकी भी जुरिस्डिक्शन उन मामलात के अंदर है कि जिनके अंदर इमीडिएट एक्शन की कोई जरूरत है और उनके एक ऑर्डर से मामला हल हो सकता हो। लेकिन जहां पर लगता ये हो कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नेचर का इशू
इसके अंदर कोई ग्रॉस किस्म का मिसकंडक्ट हुआ है और आप ये चाहते हैं कि उसका मॉनेटरी टर्म्स में या जमीन की सूरत में उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है, तो फिर सिविल अदालतों में जाया जाता है। तो इन मामला देखना पड़ेगा अगर क्योंकि इसमें अब चूंकि इतने साल गुजर गए हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पहले ये कभी सिविल कोर्ट में गए हैं या नहीं गए। अगर ये अभी सिविल कोर्ट में नहीं गए तो फिर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी इनका टाइम बार्ड का भी इशू होगा कि क्या हम कानूनी तौर पर हमारे पास लिमिटेशन है उसको फाइल करने की। ठीक है, तो ठीक इन सारे है, बिल्कुल सही। आप सिविल कोर्ट में नहीं गए या गए हैं, इस पर मैं पूछता हूँ, एक और भी कानूनी पेचीदगी आड़े आ सकती है क्योंकि ये इनकी अहलिया का था और अहलिया इंतकाल कर चुकी हैं, तो इसमें क्या ये किस तरह से परसू कर सकते हैं, उसका दावा कर सकते हैं। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आके इन पहलुओं पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं शाह साहब आपकी जानिब आता हूँ। वकार मुश्ताक साहब अभी कह रहे थे कि अगर आपने सिविल कोर्ट वाला रास्ता बर वक्त इख्तियार कर लिया होता तो शायद अब तक आपका मसला हल हो चुका होता। आप क्या किसी सिविल कोर्ट में गए किसी मरहले पर? नहीं जी, मैं किसी सिविल कोर्ट में नहीं गया। क्यों? ये रास्ता तो मुझे मालूम, मैंने समझा मेरी जमीन ली है गवर्नमेंट के इदारे ने, तो उनका मुझे ये पता उनका फर्ज बनता है कि मुझे कंपनसेट करे। मैंने 4 कनाल 15 जमीन अपना मकान बनाने के लिए तो मेरे दिमाग में यही था, जब उन्होंने लिए तो शायद हमें दे ही दे। तो मुझे तो ये सोच भी नहीं सकता। तो आपने इस पर कानूनी राय, आपको किसी वकील ने भी मशवरा नहीं दिया कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें? नहीं, मेरा ख्याल में मैं इस रास्ते पे चला ही नहीं, जैसे आपके वकील साहब कह रहे थे। मैं तो गवर्नमेंट ही से ताल्लुक है, CDI की जाता रहा। जब भी गया CDI के पास गया, भाई आपने मेरी जमीन ली है तो आप मुझे कंपनसेट करें। वो मुझे कहते रहे करेंगे जी, करेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा नहीं करेंगे, लेकिन कभी किया नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इस पे राजा काशिफ साहब, एक क्या कानूनी तौर पर कोई और पेचीदगी ये भी हो सकती है क्योंकि ये जो प्लॉट था एक्चुअल ये इनकी अहलिया के नाम पर था और उनका इंतकाल हो चुका है, तो अब चूंकि आप दावा कर रहे हैं इरशाद साहब इसका, तो क्या उस सिलसिले में भी कुछ कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे? जी, ये इनको इसका सक्सेशन सर्टिफिकेट है जो अदालत से लिया जाता है कि ये इनके कानूनी वारिस हैं। वो खातून जो फौत हो गई हैं, जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो वारिस डिक्लेयर हैं वो वारिस होंगे, वो उनके नाम मुंतकिल होगी चीज़ें, और फिर आगे अब मुंतकिल तो नहीं हो सकती ऐसा, लेकिन अदालती ऑर्डर होंगे, वो इनको लेना पड़ेगा अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसका दूसरा मैं आपको बताऊँ, इसका जो सारी गुफ्तगू हुई है उसमें कि 1990 का इनका वो ख़त्म हो गया, सिविल कोर्ट नहीं गए। वही मैं पहले स्टार्ट में ही आपको कह दिया था कि प्रॉपर इसको परसू नहीं किया इन्होंने, किसी ने गाइड नहीं किया, इन्हें बताया नहीं इसको। अगर ये 1-2 साल वेट करते, अगर इन्हें वो कंपलसेट नहीं कर रहे थे, इन्हें उसी वक्त सिविल कोर्ट में चले जाना चाहिए था। 5-6 साल मैक्सिमम सिविल मैटर इतनी देर में हो जाता। लेकिन अब भी अगर ये डिले करेंगे तो इससे भी मज़ीद लेट होंगे, क्योंकि CDA का जो 1996 का पॉलिसी, अलॉटमेंट पॉलिसी, उसके मुताबिक जो रनिंग सेक्टर है उसमें इसके मुतबादल इन्हें प्लॉट अलॉट किया जाएगा। आज अगर जो इनकी केस की पोजीशन है वो एज़ पर CDA रूल्स, CDA के कवानीन के मुताबिक जो बोर्ड की अप्रूवल होती है, CDA बोर्ड अप्रूव करता है, उसके बाद कैबिनेट उसे वेट करती है, उसके मुताबिक इन्हें इसके बदले में 25-50 साइज़ का ऑलमोस्ट 5 मरले का प्लॉट मिलता है सेक्टर I-12 में, जो इस टाइम रनिंग सेक्टर है, और उसके साथ चंद हज़ार रुपये मिलते हैं। और ये 1996 की पॉलिसी के तहत, वो भी अगर ये मेंबर स्टेट को जाएं, एप्लीकेशन दें, और उसके बाद साथ मीनवाइल वो सिविल कोर्ट भी चले जाएं, तो कहीं जाके इनकी ये जो है, और उस प्लॉट की मालियत आज कल के मुकाबले हिसाब से 35 से 40, जो अलॉटमेंट इन्हें होगी 35 से 40 लाख के दरमियान उसकी मालियत तकरीबन बनेगी, जो इनके लिए अब जो बची है राह वो सिर्फ यही बचती है। ठीक है। आपके ख्याल में भी वकार मुश्ताक साहब, अभी भी इनके पास यही रास्ता है कि अब अभी तो वो कह रहे हैं कि मैंने गिव अप कर दिया था, मैं तो इसको परसू ही नहीं कर रहा था, लेकिन आपके प्रोग्राम मैंने आपका देखा तो इसलिए मैंने दोबारा हिम्मत पकड़ी और इसको मौजू बनाया, लेकिन अभी भी आज भी ये चाहते हैं, तो यही रास्ता है कि ये सिविल कोर्ट में चले जाएँ वकार साहब? जी बिल्कुल, अभी भी इनके पास यही रास्ता है। और जिस तरह भाई बता रहे थे CDA की पॉलिसी,
ये सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी मिसेस वफात पा गई हैं, तो पहले वो साथ ही सूट फॉर डिक्लेरेशन करेंगे, ताकि वो सिविल कोर्ट पहले ये तय करे कि हकीकी वारिस हैं, और जिस जिस तरह इनके वारिसों का हिस्सा बनता है, और फिर ये वो तय करवाने के बाद फिर साथ ही ये सिविल दावा कर देगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, शाह साहब इस कमीशन को भी इन्वॉल्व किया अपने केस में? किसी सारी पे रिपीट करें इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि किसी मरहले पर आपने ओवरसीज कमीशन जो है उसको भी इन्वॉल्व किया अपने केस में? मेरे ख्याल में ओवरसी फाउंडेशन भी गया, वहां भी दरखास्त दी, जगह तो मैंने कोई नहीं छोड़ी, लेकिन ये रास्ता कोर्ट का रास्ता मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं ओवरसी फाउंडेशन या जो भी एम्बेसडर था उससे मिलता रहा। मैंने अपनी तरफ से जो आम प्रोसीजर से सिविल प्रोसीजर वो करता ही रहा, और बाकी जवाब भी आते रहे। किसी जमाने में यहाँ हमारे एम्बेसडर थे जो क्रिकेट के चेयरमैन बने, उनके पास भी गया, उन्होंने भी मुझे परस्यू किया, लेकिन बना कुछ नहीं इवेंचुअली। तो अब अगर मैं इसको सिविल परस्यू करूं तो क्या आपकी तवासुत से कोई मुझे ऐसा हेल्प कर सकते हैं कि मैं ही करूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ट्रस्ट वर्दी जिस पे मैं रिलाई कर सकूं, क्योंकि मैं और ही पाकिस्तानी हूँ, जंगल पे और फंसता जाऊं तो ये भी मेरे लिए सूट नहीं करता, इसलिए मैंने जवाब किया था। बिल्कुल सही है। तो वो हमारी टीम आपको रहनुमाई के लिए ये मुआवनत कर सकती है कि वकार साहब का आप नंबर ले लीजिएगा, ये आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि आपको क्या रास्ता, यानी आपको पूरा मशवरा दे देंगे ये। अच्छा, आप मुझे मशवरा दें, उसी अगर आप मुझे कोई वकील दे दे या अपना रिलायबल आदमी दे दे तो मैं ताकि उस पर रिलाई कर सकूं, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रोज आना जाना मेरे लिए 76 ईयर ओल्ड के लिए। वकील भी तो आगे नई कहानी पे डाल देते हैं ना, वो अपने चक्करों में पड़ जाते हैं। वकीलों का के भी तो 1000 मसले हैं ना वकार साहब, के कई केसेस में तो हम देखते हैं कि लोगों को खुद अपने वकला से शिकायत होती है। वो कहते हैं कि जी हमारा वकील नहीं मिलता, हमारा वकील हमें टाइम नहीं देता, हमारा वकील हमारा फ़ोन नहीं उठाता। फिर वकीलों का बदकिस्मती से कुछ वकला का ये होता है कि जी तारीख ले लें और केस को लंबा चलाएं और फीस लेते रहें। वकार साहब ये प्रॉब्लम्स भी तो है ना, कैसे? देखिए भाई, किसी जमाने में मैं शेख रशीद साहब के पास गया, शेख रशीद पुराने शेख रशीद थे, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप वकील तो कर लेंगे, लेकिन मैं तो लाहौर में रहता हूँ, वो लाहौर में रहते थे, लेकिन आप पिंडी में मैं नहीं कह सकता। ये शेख रशीद पीपल्स पार्टी वाले शेख रशीद की बात कर रहे हैं आप? जी, पीपल पार्टी वाले शेख रशीद, अच्छे बात। जी। तो उनके पास बैठे रहा, तो उन्होंने भी कोई मुझे सीरियस मशवरा नहीं दिया। कहता अगर मैं होता तो वहाँ आपका केस लड़ लेता, तो मैं तो और मशवरा आपको मुश्किल है, आप दूर रहते हैं, आपका केस कोई लंबा खींचता जाएगा, आपसे खाता जाएगा और मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। तो आपने जैसे बात की, तो अब जब तक मैं रिलायबल बंदा ना हो, और रिसेंटली आप यकीन करें, रिसेंटली मैं आप फरतुल्लाह बाबर से मिला, मेरे वो रिश्तेदार है, तो उन्होंने कहा देखो बरदरों, आपने सर हर रास्ता इख्तियार किया, हर जगह पर आप गए, लेकिन जो सही फोरम था वहाँ आप ना जा सके, और आप कह रहे हैं कि आपको उसका इल्म नहीं था। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, इस प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करते हैं, सोल्यूशंस देखते हैं क्या हैं इस रास्ते के साथ साथ, सिविल कोर्ट में जाने के साथ साथ और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद हैं लंदन से, जो मुतासरा शख्स है जिनके केस पर हम बात कर रहे हैं। वकार मुश्ताक साहब हैं। हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। वकार मुश्ताक साहब, एक तो उन्होंने शिकवा किया कि वकला के भी बड़े मसले हैं, उस पर आप अगर कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा। दूसरा ये बताइए कि आपके ख्याल में जो ये ओवरसीज़ कमीशन है उसका भी कोई रोल हो सकता था? वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, साथ साथ सिविल कोर्ट के साथ साथ उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक वकला के रवैये की बात है, तो देखिए हर प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल लोग भी होते हैं और लापरवाह लोग भी होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल वकील है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरह का कोई कोताही करेगा। तो जाहिर है ये सिविल मैटर है तो कोई ना कोई वकील तो करना पड़ेगा और किसी पर एतबार तो करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में भी उस तरह के मामला जो सिर्फ इदारा जाती हैं और इदारे के लेवल पर वो मामला हल होने वाले हों, वहाँ पर तो वो मौसर है। लेकिन जिस मामले के अंदर अदालत इन्वॉल्व हो, मेरा वैसे मशवरा ये है कि ये एक एप्लीकेशन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन को भी डाल दें ताकि वो CDA को
लिख दें और सीडीए जब अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करे तो जरा वो क्विकली अपनी रिपोर्टिंग का अमल कर दे। सही, आप कह रहे हैं तो ये सिविल कोर्ट में चले जाएं और दूसरा साथ ही एहतसाब कमीशन, ओवरसीज कमीशन में भी चले जाएं। हाँ जी, ताकि सीडीए को वो इंश्योर करें कि सीडीए अपना रिकॉर्ड फराहम करने में अदालत में देर ना करे और अल्टीमेटली इनको अदालत में जाना पड़ेगा। और ये अदालत में जाएंगे तो क्या अपना केस क्या लेकर जाएंगे, क्या दरख्वास्त लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो ये डेक्लेरेशन, सूट फॉर डेक्लेरेशन लेकर जाएंगे, जो डेथ सर्टिफिकेट लगवाएंगे साथ अपनी बेगम का, और उसमें वो ताकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो इनकी बेगम के नाम थी डिक्लेयर करेगी कि अब ये इसके हकीकी वारिस हैं। जब ये हकीकी वारिस डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर ये आगे जो है वो हकीकी वारिस डिक्लेयर होने में ये वाला जो पहला प्रोसेस बताया इसमें नॉर्मली कितना वक्त लेती हैं हमारी अदालतें? इसमें ज्यादा वक्त नहीं, अब चूंकि अदालतें एफिशिएंट हो गई हैं और खासतौर पर अब तो अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मुख्तस हो गई हैं, तो ये केस दायर होने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी होती हैं अखबार, इश्तहार और अवाम उन्नास की इत्तला के लिए। उसके बाद ये चौथी से पांचवीं या छठी सातवीं तारीख के अंदर इसका फैसला हो जाता है, क्योंकि ये कंटेस्टेड मैटर नहीं होता। उसके बाद जो मैटर है प्रॉपर्टी लेने का सीडीए से मुतबादिल, वो कंटेस्टेड चूंकि मैटर होगा, सीडीए का अपना एक मौका होगा, तो वो थोड़ी देर क्या वो साल डेढ़ ले सकता है। लेकिन ये स्टेप 1 ये है कि इनको पहले साल डेढ़ में भी अगर फैसला होता है तो गनीमत है, क्योंकि इनको तो यहाँ 35 साल हो गए। नहीं, ये देखिए, अगर आप सीधे रास्ते पर सिविल कोर्ट्स के रास्ते में फिर एक आज गुजारिश करने जा रहा हूँ कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या हमारे आम लिटिगेंट्स में हम देखते हैं कि वो सिविल कोर्ट के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं कि ये प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है। देखिए, आप अगर किसी मामले को लटका देंगे और प्रॉपर कोर्ट में प्रॉपर फोरम पर नहीं जाएंगे तो वो तो 100 साल भी मामला उसी तरह लटका रहेगा। सो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप प्रॉपर प्रोसीजर को शुरू कर दें। अगर वो लेट भी होगा तो कम से कम आप लाइन में लगे होंगे, आपका मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोसेस में नहीं पढ़ेंगे और दरखास्तें देंगे मुख्तलिफ फोरम्स पर, और अगर उन दरखास्तों का कुछ नहीं होता तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे शाह साहब ये बता दीजिएगा कि ये तमाम आपने कहा कि मैंने गिव अप कर दिया था, मैं अब इसको परसू ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आपने प्रोग्राम देखा, तो अब मुझे ये बताइए, इस सारी डिस्कशन के बाद आपने वकील साहब की बातें भी सुनी हैं, आपकी हिम्मत थोड़ी बंधी है कि आप इसको कर सकते हैं एक डेढ़ साल? अगर आप 35 साल आपने फाइट की है, 1-2 साल और करके आप इसका फैसला करवा सकते हैं। साल 2 साल तो कोई बात ही ना हुई ना जी। लेकिन मुझे अगर आप हेल्प करें, मेरा वकील मुझे रिलायबल दिलवा दे जो मेरे लिए केस लड़ सके और मुझे गाइड कर सके। मैं तो यहाँ हूँ और रिटायर हूँ, तो वहाँ पाकिस्तान में जो रिलायबल, और आपको अपना एक नुमाइंदा भी यहाँ पर मुकर्रर करना पड़ेगा, पावर ऑफ अटर्नी उसको देकर, ताकि वो आपके मामलात को यहाँ पर पाकिस्तान में डील करता रहे। ऐसा ही होगा वकार साहब? हमें किसी को पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा ताकि वो वकालतनामा साइन कर सके, अदालत के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सके इनके बिहाफ पे, इनकी भी गैर मौजूदगी में। जी शाह साहब जी, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक मुसीबत से आप दूसरी मुसीबत में मुझे कोई नहीं। अब लेकिन आप जाहिर है आप हर वक्त पाकिस्तान तो नहीं आ सकते ना, इसलिए आपको यहाँ पर कोई काबिल एतमाद अपना आदमी तो मुकर्रर करना पड़ेगा ना, ताकि वो कोर्ट्स के मामलात को आपकी गैर मौजूदगी में देखता रहे। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ, तो आप मुझे कोई वकील दे सकते हैं? ये हम वकार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर दें। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, जी आपका बहुत शुक्रिया जी। हम दुआ गोएं आवाज़ उठा सकते थे, वो हमने कोशिश की अपनी से, और आपका मसला हल हो, इस सब पाकिस्तानियों को खुशी होगी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो हैं जो हमेशा मुल्क से बाहर रहकर पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं, पैसे कमाते हैं, जायदादें पाकिस्तान में बनाते हैं और पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर कदर ना की जाए तो ये नाशुक्री से के मुतरादिफ होगा, जो कि बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए शायद फिर ओवरसीज़ के लिए न सिर्फ कमीशन बनाया गया है, बल्कि अदालतें उनकी अलग से कायम की गई हैं ताकि उन्हें रिलीफ दिया जा सके, और आपको इंशाल्लाह रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। और वकार मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदा राजा काशिफ साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।